अनूपपुर जिले के अमरकंटक का नाम किसने नहीं सुना है। जो लोग अमरकंटक हो आए हैं वे किस्मत वाले हैं, और जो लोग जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होना तय है। दरअसल अमरकंटक सोन और मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। साथ ही साथ मां नर्मदा के प्रदेश में अनगिनत भक्त हैं, इसीलिए इस नदी का महत्व और ज्यादा है। जिस कुंड से मां नर्मदा निकली है वहां नर्मदा का मंदिर बना दिया गया है। अमरकंटक एक धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गया है, इसीलिए आसपास कई होटल संचालित हो रहे हैं और धार्मिक संस्थानों ने भी कई मंदिर और आश्रम बना रखे हैं। नर्मदा और सोन नदी का जलप्रपात कपिलधारा के रूप में जाना जाता है। इसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सोन नदी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पटना से होते हुए मां गंगा में विलय हो जाती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हुई विंध्य, सतपुड़ा, मेकल की पहाड़ियों को पार करती है। नर्मदा पहाड़ी नदी कहलाती है। अमरकंटक में पतली धार है, लेकिन सहायक नदियों के मिल जाने से पाट चौड़ा हो जाता है। नर्मदा डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, बड़वानी, ओंकारेश्वर, बरवाहा और जबलपुर में कलकल बहती हैं। यदि धर्म की बात की जाए तो नर्मदा कुंवारी नदी कहलाती है और भगवान शंकर की पुत्री कहलाती है। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि भगवान शंकर के तांडव नृत्य के बाद उनके पसीने से मां नर्मदा निकली थी। नर्मदा के बाएं तट से वरनार, शक्कर, दूधी, तवा, कुंदी और देवगोई मिलती है और दाएं तट से हेरन, तिदोली, बरना, चंद्रकेशर, कारमन, ऊटी और खथरी नदी मिलती है। नर्मदा भारत में इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। जहां से भी गुजरती है तो हरियाली बिखेर देती है। इसके अलावा नर्मदा ने हजारों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। नर्मदा तटों पर बड़ी संख्या में होटल, प्रसाद की दुकानें और दीपदान की दुकानें चल रही हैं। नर्मदा को रेवा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संतों का मानना है कि देश की अधिकांश नदियां ग्लेशियर के पिघलने से निकली हैं, जबकि नर्मदा एक कुंड से निकली है, तो नदियां ग्लेशियर पर आश्रित है। मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, जो कि पहाड़ और वृक्षों से मां का उद्गम हुआ है। मां नर्मदा के प्रति हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गंगा जमुना का अस्तित्व कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने के बाद खतरे में पड़ जाएगा, जो कि आज दिखाई दे रहा है। लेकिन मां नर्मदा हमेशा रहेंगी, ये भी लिखा हुआ है। सारे विश्व के वैज्ञानिक बढ़ रहे तापमान और प्रदूषण से खासे चिंतित हैं। उनका कहना है कि जब ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो नदियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। पुण्य सलीला मां नर्मदा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे कुंड से निकलती हैं और सदा ही बहती रहेंगी। पुण्य सलीला नर्मदा ने जबलपुर को अपना रास्ता बनाया है। नर्मदा का मुख्य तट गौरी घाट कहलाता है। इसके तहत कई घाट बने हुए हैं। मुख्य घाट होने की वजह से प्रसाद, दीपदान और कई होटल बने हुए हैं। सुबह से ही रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जिनमें राजनीतिक पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। नर्मदा के दर्शन करने और शीश झुकाने के लिए अनेक दलों के नेता आते हैं, लेकिन उन्हें नर्मदा से कोई मतलब नहीं है कि नदी कितनी प्रदूषित हो रही है, दीपदान से मछलियों का नुकसान होता है या नहीं। नर्मदा जल लेकर कोई पुरोहित जब शहर पहुंचता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उससे आचमन किया जाता है।
जो लोग गौरी घाट पहुंचते हैं वो लोग नर्मदा के प्रति आस्था तो रखते हैं, लेकिन मिल रहे नालों की वजह से आचमन करने से परहेज करते हैं। हैरत इस बात की है कि नगर निगम नर्मदा में मिल रहे नालों को तो नहीं रोक पाया और ऊपर से पेशाब घर और बनवा दिया। नर्मदा तट पर बने मकानों के निस्तार का पानी सीधे नर्मदा में मिलता है और उसे प्रदूषित करता है। नर्मदा में मिल रहे इस नाले को देखकर भला कौन नर्मदा जल का आचमन करेगा। जीवनदायिनी माता नर्मदा हमारे शहर की ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की एक पहचान है। धार्मिक स्तर पे नर्मदा जी का बड़ा भारी महत्व है। हम नर्मदा पुराण और सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं। नर्मदा तट पर ऐसा कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं है या अधिकारी नहीं है जिनका आना नहीं होता, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है। माननीय विश्वनाथ दुबे जी से लेके अभी तक जितने भी महापौर हुए हैं उन्होंने सबने यहाँ सिर्फ घोषणाएं की, ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया, सारी चीजें की, लेकिन अभी तक वो गंदे नाले को मिलने से रोक नहीं पाए। नर्मदा में मिलने वाला यह नाला इकलौता नहीं है, बल्कि कई नाले नर्मदा को प्रदूषित करते हैं। खारी घाट में मिल रहे इस नाले को गौर से देखिए। सिद्ध घाट में ऐसा ही गंदा पानी नर्मदा में मिलता है। इस पानी को लेकर कुछ विवाद है कि यह नर्मदा का ही पानी है जो सिद्ध घाट होते हुए पुनः नर्मदा में मिलता है। खंदारी के इस नाले को ही गौर से देखिए, यह भी आगे चलकर नर्मदा से ही मिलता है। ऐसे गंदे नाले जब तक नर्मदा से मिलेंगे तो नर्मदा का पानी कहां तक साफ रह पाएगा। भाजपा के नगर निगम के सत्ता में रहते हुए महापौर प्रभा साहू ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया था, लेकिन यह भी नर्मदा के जल को लेकर छोटा पड़ गया। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं, पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। गौरी घाट में बहुत स्थिति खराब है। ये नाले जो हैं गौरी घाट में बहुत ही ज़्यादा गंदगी मचा के रखे हैं। यात्री बेचारे आते हैं नर्मदा जी में, अब उसको टॉयलेट लगेगी तो डायरेक्ट टॉयलेट घर जस्ट बाजू से ही बना हुआ है। वो अब आचमन करेगा फिर जाकर पूजा करेगा, क्या मतलब भक्त का पूजा करने का। इसलिए टॉयलेट घर इसको यहाँ जल्द से जल्द हटवाना चाहिए। नर्मदा के ललपुर ने लगभग आधे शहर की प्यास बुझाई है और पानी की जरूरत लोगों की पूरा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नर्मदा प्रदेश की जीवनदायिनी है। जहां से भी मां नर्मदा गुजरती है तो हरियाली बिखेर देती है। यही कारण है कि नर्मदा पर 30 बांध या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। ग्वारी घाट से निकलकर नर्मदा लम्हेटा घाट पहुंचती हैं। लम्हेटा की चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं और जियोलॉजी के विद्यार्थियों को पूरी दुनिया में इन चट्टानों के विषय में पढ़ाया जाता है। लम्हेटा घाट पूर्व में डायनासोर के लिए भी जाना जाता था। नर्मदा फिर भेड़ाघाट पहुंचती हैं जो सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का जलप्रपात धुआंधार कहलाता है। जलप्रपात से पानी धुएं के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम भी धुआंधार पड़ गया है। भेड़ाघाट के सरस्वती घाट से नौका विहार किया जा सकता है तथा संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें पर्यटकों को काफी भाती हैं। इन चट्टानों की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। संगमरमर की चट्टानें मेटामॉर्फिक हैं, जो कि रिक्रिस्टलाइज कार्बोनेट भी कही जाती हैं। इन्हें डोलामाइट भी कहा जाता है।
जियोलॉजी की भाषा में संगमरमर की चट्टानों को मेटामॉर्फिस्ड लाइमस्टोन भी कहते हैं। संगमरमर मुख्य रूप से शिल्पकारी और बिल्डिंग मटेरियल के रूप में उपयोग होता है। धुआंधार के पास ही 64 योगिनी का मंदिर भी है, जो कि देखने योग्य है। नर्मदा मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गुजरती है। वहीं अलीराजपुर के खंडवा तक नर्मदा कल कल करके बहती है और फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। शहडोल, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, महेश्वर, होशंगाबाद, खंडवा और खरगोन आदि 16 जिलों से नर्मदा गुजरती है। 50 स्थानों से हर माह पानी के सैंपल जांच के लिए लिए जाते हैं। अधिकांश स्थानों पर पानी बी ग्रेड का पाया जाता है, जो कि पीने योग्य है। चिरकुंवारी कहलाने वाली नर्मदा पर 30 बांध बन चुके हैं या बन रहे हैं। नर्मदा पर गुजरात में बन रहे सरदार सरोवर की ऊंचाई 138 मीटर है, लेकिन इसकी ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर विस्थापितों के द्वारा आंदोलनों का सहारा भी लिया गया। देखिए, ये जो सरदार सरोवर डैम है, ये जो पूरी की पूरी नर्मदा घाटी है, इसमें बनने वाला सबसे बड़ा जो ऊपर के तरफ है वो बरगी डैम है, और नीचे के तरफ सबसे बड़ा जो डैम है वो सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम में लगभग 200 गांव के करीब डूब में आ रहे थे, और बाद में अभी 4-5 साल बाद ये हुआ है कि उसका हाइट और बढ़ाई जाएगी, 163 मीटर की जाएगी, तो उसमें और भी गांव डूब में आएंगे। और उसमें स्थिति ये है कि जो डूब में आया है, तो ये पूरा का पूरा जो एक्विजिशन भूमि का हुआ है, ये 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून में हुआ है, जिस कानून के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। और 2011 में वो भूमि अधिग्रहण जो कानून था उसमें संशोधन किया गया, और परंतु वो जो कंपनसेशन वहां पे जो मिले हैं वो तो पुराने कानून के तहत मिले हैं, तो उसमें लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लोगों को मतलब बेरोजगार हो गए, सब हो गए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जी ने इस पे काफी चलाया है। महेश्वर बांध की भी बड़ी परियोजना है। यदि यह योजना पूरी हो जाती है तो 400 मेगावाट की जल विद्युत मध्य प्रदेश को मिलने लगेगी। इंदिरा सागर और बरगी बांध का निर्माण सन 1988 में पूरा हो चुका है। बरगी बांध की ऊंचाई 422.76 मीटर है। यह अलग बात है कि परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है। दाएं तट नहर का काम अभी चल रहा है। इस परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर नाम दिया गया है। जलाशय मंडला, जबलपुर और सिवनी के 267.97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बांध में 4.37 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। दाएं तट नहर की लंबाई 194 किलोमीटर है। जबलपुर, सतना और रीवा तक नहर के जरिए नर्मदा जल पहुंचेगा। ओंकारेश्वर भी बहुउद्देशीय परियोजना है। मेधांता ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर पहले परियोजना निर्माणाधीन है। यह बांध भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर द्वीप के पूर्वी सिरे के निकट बन रहा है। इस बांध से 520 मेगावाट बिजली प्रस्तावित है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत नर्मदा पर अब कोई नया बांध नहीं बनेगा। इसका मुख्य कारण है कि बांधों की मंजूरी मिलने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है और बाजार मूल्य से जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए मुआवजे की रकम कई गुना अधिक चुकानी पड़ती है और प्रदेश सरकार कोई नया बांध बनाने की इच्छुक नहीं है।